वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हमारी हिस्ट्री क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि यूरोप में जब नेशनलिज्म आया था ना, तो वो अपने साथ नेशन स्टेट की भावना को भी लेकर आया था, और लोगों की जो भावना है, लोगों की जो सोच है, उसमें भी कुछ चेंजेस लेकर आया था। नेशनलिज्म आने के बाद यूरोप के लोग जानने लगे थे कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी यानी उनकी पहचान क्या है, और वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, नेशनलिज्म जब आया तो वहाँ के लोगों ने कुछ चेंजेस करे, जैसे नए सॉन्ग बनाए, नए सिंबल्स बनाए, नए आइडियाज़ को लेके आए, जिसकी वजह से यूरोप में जो कम्युनिटीज़ थी, बाउंड्रीज़ थी, वो आपस में लिंक्ड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यही जो नेशनलिज्म है ये इंडिया में कैसे आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया कि 1919 के बाद जो नेशनल मूवमेंट था ना, वो पूरे इंडिया में, कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। ठीक है, इस मूवमेंट को नए सोशल ग्रुप्स ने फैलाया था। अब इन मूवमेंट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इन मूवमेंट्स में कुछ चेंजेस हुए, वो चेंजेस कैसे लाए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट चेंजेस क्या था? फर्स्ट चेंज था उसमें, अब ये जो चेंजेस है ना, ये इकोनॉमिक सिचुएशन में भी आए और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आए जो कि इकोनॉमिक सिचुएशन में भी आए और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी आए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चेंज क्या था कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे, मतलब जो हथियार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ करे जाते थे, उनकी मांग बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को वॉर लोन लेना पड़ा और टैक्स को इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, सेकंड चेंज क्या था? सेकंड चेंज ये था कि जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, उनके प्राइस डबल हो गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे, उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी, उनको अपनी जीवन शैली बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और फोर्स रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। मतलब जो विलेज, जो गांव के लोग थे, उनको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करा जाता था। ठीक है, 1918 से 1990 और 1920 से 1921 में इंडिया में जो क्रॉप फेलियर था वो बढ़ गया था। मतलब कि इंडिया में जो क्रॉप थी, जो फसलें थी, वो बेकार हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज, मतलब खाने की कमी फैल गई थी। अब 1921 में इंडिया में एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक नाम की बीमारी भी फैली, जिसकी वजह से 12 से 13 मिलियन जो लोग थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, अब लोगों को ये लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हमारी जो हार्डशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद नए नए लीडर्स आए, नए नए लीडर्स ने इंडिया की इंडिपेंडेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा। उस स्ट्रगल के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहला स्ट्रगल है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, मतलब कि सत्याग्रह क्या होता है। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। महात्मा गांधी इंडिया में कब आए? 1915 में। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। इंडिया में आने से पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था, मतलब जो काले गोरों में भेद था, उसके बारे में साउथ अफ्रीका में लड़ रहे थे, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट भी चलाया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रूथ एंड सर्च ऑफ ट्रूथ, मतलब कि सत्य की शक्ति और सत्य की खोज। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हमारी लड़ाई सत्य के लिए है, असत्य के और अहिंसा के, मतलब अन्याय के खिलाफ है, तो हमें किसी प्रकार की फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हम बिना किसी एग्रेसिवनेस के इस सत्याग्रह मूवमेंट को जीत सकते हैं, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के। ठीक है, और महात्मा गांधी का ये मानना था कि हमें सामने वाले को, मतलब कि ऑपरेसर को, सत्य के बारे में बताना चाहिए बिना किसी वायलेंस के, शांति के साथ। हमें सामने वाले को, मतलब जो हमारा ऑपरेसर है, विरोधी है, उसको सत्य का मतलब बताना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है, और इस सत्याग्रह के संघर्ष में हमें जीत जरूर हासिल होगी।
महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर हम धर्म और अहिंसा के साथ अपनी कोई भी लड़ाई लड़ते हैं तो हम जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो एक साथ ज़रूर होंगे। ठीक है। इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन को भी इंडिया में बहुत सारी जगह चलाया था। सबसे पहला मूवमेंट उन्होंने चलाया था 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में, जिसमें उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम का विरोध करा था और फार्मर्स को सपोर्ट करा था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना सेकंड आंदोलन चलाया 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें भी उन्होंने किसानों का ही सपोर्ट करा था और प्लेजियो एपिडर्मिक का विरोध करा था और जो किसान थे जिनको तनख्वाह नहीं दी जा रही थी उनको सपोर्ट करा था। इसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था 1918 में अहमदाबाद में, जिसमें उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करा था। अब आ जाते हैं रॉल्ट एक्ट, मतलब कि काला कानून। ठीक है। रॉल्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। जब गांधी जी ने अपने सत्याग्रह मूवमेंट को बहुत सारी जगहों पर एक कह सकते हैं एक जीत के साथ पाया, तो गांधी जी को लगा कि मुझे अपने इस सत्याग्रह मूवमेंट को रॉल्ट एक्ट के खिलाफ भी लॉन्च कर देना चाहिए। रॉल्ट एक्ट क्या होता है? जिसमें कि गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि वो कोई भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस कर सकती है, मतलब लॉन्च कर सकती है, और किसी भी प्रिजनर को, मतलब कैदी को, बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। अब गांधी जी ने इस रॉल्ट एक्ट के खिलाफ अपना सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ, जिसमें क्या हुआ था कि जो सत्याग्रही थे उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज करी। ठीक है। बहुत सारे शहरों में जो वर्कर्स थे वो सब लोग स्ट्राइक पर, मतलब हड़ताल पर चले गए। उन्होंने रेलवे वर्कशॉप बंद कर दी और बाकी जो लोकल शॉप्स थी उनको भी बंद कर दिया, और जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम थे जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, उन सभी को बंद कर दिया। ठीक है। और क्या करा था, जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर के उनको पिकअप कर लिया, मतलब उनको अरेस्ट कर लिया। और महात्मा गांधी को जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च कर चुके हैं, तो ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया, जिसकी वजह से 10 अप्रैल को जो सत्याग्रही थे उन्होंने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और रेलवे स्टेशन में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जिसके बाद जनरल ओडायर ने पूरे इंडिया में मार्शल लॉ को हम कर्फ्यू कहते हैं, मार्शल लॉ को लॉन्च कर दिया। ठीक है। इसके बाद 13 अप्रैल को सबसे फेमस मैस्केयर होता है जिसका नाम है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इस दिन क्या हुआ था कि बहुत सारी भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी। ठीक है। उसमें से कुछ लोग आए थे गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए और कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए। ठीक है। इसमें से कुछ लोगों को तो मार्शल लॉ के बारे में जानकारी थी, लेकिन कुछ लोग जो सिटी के बाहर रहते, शहर के बाहर रहते थे, उनको मार्शल लॉ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब जलियांवाला बाग में जब इतनी भीड़ आई तो जनरल ओडायर ने क्या करा कि जितनी भी भीड़ थी उस पर ओपन फायर करी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि जनरल ओडायर ने गवर्नमेंट को क्या कहा कि हम बस लोगों के बीच में एक मोरल फीलिंग, एक पीसफुल भावना जगाने के लिए हमने ये ओपन फायरिंग करी थी लोगों के जलियांवाला बाग में। ठीक है। जिसके बाद जलियांवाला बाग कांड जब गलियों में और शहरों में फैलने लगा, जलियांवाला बाग की जो घटना है वो गलियों में और शहरों में फैलने लगी, तो क्या हुआ, जो सत्याग्रही थे उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को और पुलिस स्टेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सत्याग्रही को फोर्स करा कि वो अपनी नाक को ज़मीन में रगड़ें और हमें सलाम करें, सैल्यूट करें। ठीक है। जिसके बाद जो सत्याग्रह था वो एक वॉयलेंस, मतलब एक हिंसा में बदल गया, इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। अब महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं होंगे तब तक हम किसी भी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो तब महात्मा गांधी को लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ऑटोमन तुर्की हार गया था, तो ये अफवाह फैली थी कि ऑटोमन एम्पायर पे एक हार्श ट्रीटी साइन करी जाएगी। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इस अफवाह का फ़ायदा उठाया और उन्होंने मुस्लिम एम्पायर मतलब खलीफा के जो लीडर्स थे, 2 भाई
खलीफा मतलब मुस्लिम एम्पायर के लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम हम सब एक हो जाते हैं तो हम इन ब्रिटिशर्स का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कलकत्ता सेशन में डिस्कस करा था। कलकत्ता सेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 में। इस सेशन में महात्मा गांधी ने अपने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में बताया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जिसमें हम ब्रिटिशर्स की चीज़ों का विरोध करते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट के बारे में महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम के लीडर्स को बताया। कब? कोलकाता सेशन में। कोलकाता सेशन कब हुआ था? 1920 में, सितंबर को। अब नॉन कॉरपोरेशन को मूवमेंट के बारे में जानते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में महात्मा गांधी ने बताया है। इसमें क्या लिखा है कि इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब महात्मा गांधी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज, जो कि उनने कब लिखी थी? 1919 में, उसमें बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर तभी रूल कर पाते हैं जब हम उनको कोऑपरेट करते हैं, जब इंडियंस उन ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करते हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स के रूल को कोऑपरेट नहीं करें तो हम एक स्वराज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन कॉरपोरेशन है ये एक मूवमेंट में कैसे बदला? तो इसमें क्या था कि गांधी जी ने लोगों को बताया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में हमें ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बायकॉट करना है। बायकॉट मतलब रिफ्यूज़ करना है। तो लोगों ने क्या करा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई सिविल सर्विसेज, ठीक है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स। मतलब कि इंडिया में जितने भी लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी पॉलिसीज़ थी, उन सभी को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आर्मी, जो सोल्जर्स थे उन्होंने आर्मी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस थी उसने पुलिस स्टेशन जाना बंद कर दिया। वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। और जो फॉरेन गुड्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटेन से सामान मंगाते थे, इंडियंस थे, उनको भी यूज़ करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, अब इस केस में जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। ठीक है, अब 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली उन्होंने क्या करा कि इस मूवमेंट को सपोर्ट करा, इस मूवमेंट को और ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए सपोर्ट करा। ठीक है, मैनी विद द कांग्रेस वर अबाउट द मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसे थे जो इस प्रपोजल से महात्मा गांधी ने जो अपना ये प्रपोजल दिया था इससे खुश थे। लेकिन कुछ लोग इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि जब महात्मा गांधी ने अपने नॉन कॉरपोरेशन के मूवमेंट के बारे में बताया था तब वहाँ पर काउंसिल इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे। मतलब नवंबर 1920 में वहाँ पर काउंसिल इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे। और अगर हम इंडियंस इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अपना लेते हैं तो वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। ठीक है, लेकिन एंड में ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है ये कांग्रेस सेशन में जो नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, वहाँ पर इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया सभी के द्वारा। अब ये जो नॉन कॉरपोरेशन का मूवमेंट है इसमें कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट लिया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट लिया और उनके इस मूवमेंट के लिए अलग अलग कौन कौन से आइडियाज़ थे उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपको आसानी से मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। ओके, तब तक के लिए बाय।